जय जोहार जय बिहार एग्जाम दो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपके मन में ही आ रहा होगा ये याचिका समिति क्या होता है। तो हम लोग याचिका समिति के बारे में पहले जान जाते हैं। याचिका समिति जो होता है, जैसे कि हम हो गए या आम नागरिक हो गए, ये सभी लोगों की जो भी उनके क्षेत्र में समस्याएं होती है, मान के चलो किसी के क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, रोड नहीं है, तो ये सभी समस्याएं जो है तो याचिका समिति को रिपोर्ट किया जाता है। हम लोग आम आदमी भी रिपोर्ट कर सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा में इस सवालों के जवाब के लिए उस क्षेत्र के जो सांसद है उनसे ये पूछा जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा कि भाई क्यों नहीं ऐसा है। तो याचिका समिति का यही काम होता है, क्योंकि जो कार्य किया जाता है उसका जांच पड़ताल याचिका समिति के द्वारा किया जाता है, ये नोट करके रखिएगा। तो तो अभी जो हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जगदीप धनखड़, राघव चड्ढा, सीपी राधाकृष्ण और हर्ष महाजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जो है आप लोग ये इनका नाम तो बहुत चर्चा में था, समाचार सुर्खियों में था, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, जिसके लिए इनका नाम जो है चर्चा में बना हुआ था। युवाओं के मुद्दा जो है ये राज्यसभा में उठाया करते थे, लेकिन अभी फिलहाल किस पार्टी में है, तो बीजेपी पार्टी में है, ये भी याद रखिएगा। याचिका समिति जो है, जैसे कि लोक लेखा समिति होता है, प्रकलन समिति होता है, उसी तरह जो है याचिका समिति होती है। ठीक है, तो ये याचिका समिति की स्थापना अगर जो देखा जाए तो कब होती है, तो 20 फरवरी 1924 की इसकी स्थापना होती है, यानी कि आजादी से पहले से भी ये याचिका समिति चले आ रहा है, ये भी आपको नोट करके रखना है याद। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि याचिका समिति केवल राज्यसभा में ही हो सकता है कि लोकसभा में भी हो सकता है या विधानसभा में ही हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं याचिका समिति में, और वहीं पर राज्यसभा में देखा जाए तो कितने हो भाई, 10 सदस्य होते हैं, ये भी नोट करके याद रखिएगा। विधानसभा की बात करें, क्या विधानसभा में भी याचिका समिति होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि वहां पर भी याचिका समिति होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। अब आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा में सदस्यों की कार्यकाल, लोकसभा में आपसे पूछे, लोकसभा लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। अब लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना होती है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितने होती है, तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। और संसद का बात करेंगे, संसद का गठन हमारे संविधान में कहां पर दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा 79 में, अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि संसद का गठन की बात कहा गया है। और लोकसभा की संरचना अगर आपसे पूछ देता है, लोकसभा की संरचना, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और राज्यसभा की संरचना अगर जो आपसे पूछे तो वो कितना है भाई, 80 में। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को बुजुर्गों को सभा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा को युवाओं के सभा कहा जाता है, ये में यंग यंग आदमी जाते हैं, जैसे 25 साल जिसका उम्र होगा वो लोकसभा से लड़ सकता है। राज्यसभा में 30 वर्ष जिसका उम्र होगा वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें सीटों के, अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है राज्यसभा में, तो 250 होता है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान में कितना है, तो 245, ये भी आप याद रखिएगा। लोकसभा में आते हैं हम लोग, लोकसभा में कितना है भाई, तो 550। लेकिन वर्तमान में अगर जो आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितना है, तो 543, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहले जो था 552 सीट था, लेकिन उसमें से 2 सीट जो है 104वां संविधान संशोधन, कितना भाई, 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है, मनोनीत जो किया जाता था। ठीक है, तो ये रहा कुछ जानकारियां हम लोग जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कितनी संसदीय अस्थायी समितियों को यह सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार, जैसे आप भारत रत्न पुरस्कार सुने गए,
ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार से सुने होंगे, पद्म विभूषण पुरस्कार सुने होंगे। तो ये जो है संसदों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, कौन सा भाई, तो संसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने समितियों को मिला हुआ है, तो 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा, और ये हो जाएगा राज्यसभा, और ये हमारा हो जाएगा समिति। ठीक है, अब जो है लोकसभा में यानी कि संसद रत्न पुरस्कार देखा जाए कि लोकसभा में कितने लोगों को मिला हुआ है, तो 10 लोगों को मिला हुआ है। राज्यसभा में कितने लोगों को मिला हुआ है भाई, तो 2 लोगों को। और ये जो समितियां होती है उसमें कितना, तो 4 ऐसी समितियां हैं, उसको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अब कुछ नाम के बारे में जानते हैं, जैसे कि बात करेंगे पीपी चौधरी। पीपी चौधरी को लोकसभा में यह पुरस्कार मिला हुआ। निशिकांत दुबे जी हैं, ये झारखंड के मतलब बीजेपी से सांसद हैं झारखंड में। ठीक है, तो इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। विद्युत पटल महतो जी को यह पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना। तो 10 व्यक्ति को मिला हुआ है, ये भी नोट करके याद रखिएगा। अब दूसरा कुछ बात है राज्यसभा में, राज्यसभा की बात करेंगे तो याद रखिएगा उदय वाघ जो है इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। और उसके बाद जो है मेधा कुलकर्णी, याद रखिएगा, उनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, 4 समिति कौन कौन सी वो समिति है इसके बारे में भी हम लोग जाने, तो कृषि समिति, दूसरा है कौन सा भाई, तो पंचायती ग्रामीण विकास और पंचायती राज को इसको इस समिति को पुरस्कार मिला हुआ है। और एक जो है वित्त समिति जो इसको भी मिला हुआ है। और चौथा जो है कोयला खनन जो विभाग जो है उसको यह पुरस्कार मिला। तो आपसे समिति के बारे में भी पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन जो है डाल देगा, डालने के बाद कहेगा कि बताइए कि इनमें से कौन समिति जो है जिसको अभी संसद रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको जब नाम याद रहेगा बाबू, तो आप क्या करिएगा कि बता दीजिएगा। तो कौन कौन सा, कृषि समिति, ग्रामीण विकास, पंचायती राज समिति, और उसके बाद वित्त समिति और कोयला खनन समिति जो है, इन 4 समितियों को यह संसद रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन दूसरा बात याद रखना है कि राज्यसभा में जब भी आपसे पूछेंगे कितने महिला को मिला हुआ, तो ये 2 महिला है, उदय वाघ और मेघा कुलकर्णी जो है इनको पुरस्कार मिला हुआ। संसद रत्न पुरस्कार में सबसे ज्यादा अगर ये देखा जाए किस राज्य को मिला हुआ है, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है उनको जो ये प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है उनको भी ये पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यूपी से 2 आदमी को मिला हुआ है। क्या बिहार से लोगों को मिला हुआ है, तो बिहार के सांसदों को यह पुरस्कार नहीं मिला है क्योंकि वो लोग मल्टी टैलेंट होते हैं, उनको यह पुरस्कार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको साल भर में 5 साल पर एक टिकट की जरूरत होती है, वही उनके लिए सबसे बड़ी पुरस्कार होती है। ठीक है, चलिए अब ये पुरस्कार जो होती है उसकी शुरुआत कब की जाती है, तो ये नोट करके याद रखिए 2010 में यह पुरस्कार शुरुआत की जाती है। और वो भारत के किस व्यक्ति के ये सलाह पर किया जाता है जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो कौन से व्यक्ति भाई, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनके द्वारा यह सलाह दिया गया था कि ये पुरस्कार जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया जाए। तो कब शुरू हुआ, तो 2010 में। किसके सिफारिश पर, किसका सुझाव था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का सुझाव था। ये भी आप नोट करके याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 5 आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, $1 अरब की संपत्ति पार करने वाला फुटबॉलर वो कौन बन गए। बाप रे, 1 करोड़ संपत्ति, समझ रहे हैं जी, हमारा पास रह जाएगा, बैठ के चापेंगे। ठीक है, बैठ के क्या करेंगे भाई, चापेंगे। तो ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, नेमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखेगा किलियानो एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी और लुका मॉड्रिक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वो हंस रहा है कि हमको 1 करोड़ आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इनके पास देखा जाए कि कितने संपत्ति, तो 7,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो गया है इनके पास भाई। तो लियोनेल मेसी जो है इनको यह पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, और एक जो अब एक पुरस्कार जो है यानी कि देखा जाए
एक क्लब है मियामी ग्रुप, अमेरिका की एक क्लब है, उस क्लब में ये शामिल जब हुए हैं तब से इनकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी, मैंने बहुत ज्यादा संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई। अब इनको कहा जा रहा है कि भाई इनके पास संपत्ति आ कहां से रहा है, तो ये संपत्ति जो है इनके फुटबॉल खिलाड़ी है, इनको वेतन भी मिल रहा है, इनको भत्ता भी मिल रहा है, उसके बाद विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनमें इनको मिलता है, इनके पास बिजनेस वगैरह जो है उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से इनकी संपत्ति जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जो ये कहाँ के खिलाड़ी है ये भी याद रखिएगा, तो अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, ठीक है, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। और जो है बेलोन 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 डी अवार्ड आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ है, तो बेलोन डी अवार्ड जो 8 बार ये जीत चुके हैं। कौन भाई, तो लियोनेल मेसी जो है ये इनके द्वारा ये पुरस्कार जीत लिया गया है, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे अगर जो इस फुटबॉलर खिलाड़ी में सबसे ज्यादा अगर जो किसी के पास है तो रोनाल्डो के पास, ठीक है, रोनाल्डो जो है इनके पास देखा गया कि 12,600 करोड़ जो है इनके पास, जो है इनके पास संपत्ति है 12,600 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो है कौन हो जाएगा भाई, तो लियोनेल मेसी जो है ये सब दूसरे फुटबॉलर खिलाड़ी है जिनके पास ये संपत्ति हो गया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कुछ हम लोगों से क्या करता है, कुछ कप के बारे में पूछ देता है कि ये खेल किससे संबंधित है, ये ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आपसे पूछेगा कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, तो भाई फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। दूसरे पर देखा जाए डुरंट डुरंट ट्रॉफी जो है वो भी किससे भाई, तो ये फुटबॉल से है। सुब्रोतो सुब्रोतो जो है ये किससे संबंधित है, ये भी फुटबॉल से। एक है कोपा कोपा मेगा सॉरी कोपा अमेरिका पुरस्कार जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई साहब जो है ये कोपा अमेरिका जो है ये फुटबॉल खेल से ही संबंधित है। तो कुछ आपसे ये फुटबॉल खेल से संबंधित पूछ देता है तो आप लोग भी वहां से निकल मार कर निकल सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इंडिया टीम में फुटबॉल के कप्तान कौन है, तो गुरप्रीत सिंह गुरप्रीत सिंह जो है, ठीक है। और इंडिया टीम के फुटबॉल में सबसे ज्यादा छक्का सॉरी सबसे ज्यादा गोल मारने वाला कौन है, तो सुनील छेत्री, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार और चेंजिंग किया जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि और कुछ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भव्य योजना किससे संबंधित है, कह भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इस 4 ऑप्शन से जानने से पहले ही कि ये भव्य योजना क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भव्य योजना की शुरुआत देखा जाए यानी कि भव्य योजना यानी कि देखा जाए भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है। यह योजना जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसको मंजूरी भी दे दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि पूरे भारत में 100 पार्क बनाया जाएगा, औद्योगिक पार्क का गठन किया जाएगा। कितना भाई, तो 100 औद्योगिक पार्क का गठन होगा भारत सरकार के द्वारा, यह कहा जा रहा है। अब इसे औद्योगिक पार्क गठन करने से फायदा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो देश विदेश के इन्वेस्टर होंगे, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो लोग क्या करेंगे कि भारत में आएंगे, तो भारत में जब पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नई नई तकनीकियां मिलेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छी की बात है, ठीक है। उसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें यह कहा जा रहा है लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो है प्लग एंड, याद रखिएगा प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले जो है यह क्या होता है, तो प्लग एंड प्ले के अंतर्गत ये कह रहा है सरकार कि आप जो है ना, हम पहले जो है कोई भी कंपनी वगैरह खोलने से पहले जो कागज वगज की कार्रवाई किया जाता है कि ये कागज लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, तो ये सब कार्रवाई किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कुछ नहीं लाना, आपको कुछ नहीं लेना, डायरेक्ट अपना आदमी लेकर आइए और आदमी लेकर आइए और तुरंत काम शुरू कर दीजिए। हम आपका सुरक्षा देंगे, हम आपको रोड मुहैया कराएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, यहाँ तक कि 25% यानी कि 25% जो भी खर्च होगा
वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक भारत सरकार जो है इस योजना पर काम कर रही है और लोगों को रोजगार मिलने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और हर एक राज्य में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक पार्क जो है खोलने के प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये भी आप नोट कर करके, ये भी कह रहा है कि हम रोड से जो है जहां पे कंपनियां जो होगी उस कंपनियों को हम लोग क्या करेंगे कि नेशनल हाईवे से जोड़ेंगे और बंदरगाहों से कनेक्ट करके रखेंगे कि यहाँ से माल जब तैयार होगा तो तैयार होने के बाद ये कहाँ पर चल जाएगा भाई, विदेश तक ले भी हम माल भेज सकते हैं। भारत के अनेकों राज्यों में माल तैयार होगा तो भेजा जा सकता है। तो इसका मेन उद्देश्य जो है यही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 100 औद्योगिक पार्क लगाने की बात कहा जा रहा है, ये भी याद रखिए। ठीक है, अब इसमें लागत देखा जाए कि कितना हुआ है भाई। तो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट का जो है 33,660 करोड़ रुपए की लागत जो है गवर्नमेंट का 33,660 करोड़ रुपए हम लगाएंगे और लगाकर क्या करेंगे कि भारत में 100 औद्योगिक पार्क का निर्माण करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सूर्यास्त्र किस प्रकार का एक प्रणाली है, यह आपसे पूछ रहा है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि लड़ाकू विमान है, पनडुब्बी है, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है या रडार प्रणाली है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा यह जो है कहने का मतलब है इसका अभी उद्घाटन ये भारत में इसका निर्माण किया जाएगा, कहां पर, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के शिरडी जो है वहां पर किया जाएगा। और रक्षा मंत्री कौन है भाई, तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का वहां पर बनाने के प्रयास किया जा रहा है और वहीं पे ये उद्घाटन किया गया है, कहां पे भाई, तो महाराष्ट्र में, ये नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखा जाए इसमें एक भारत की कंपनी है सेना में, नाइबे। नाइबे जो है ये कंपनी है और इजराइल के साथ, इजराइल जो है इसके साथ जो है समझौता किया गया है और क्या, सूर्यास्त को निर्माण करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। और ये 293 करोड़ के लागत से, कितना भाई, तो 293 करोड़ के लागत से ये सबसे पहले इसकी खरीदारी जो है वो आपातकालीन स्थिति में किया गया था। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में इसका खरीदारी किया गया था। उसके बाद कहा गया, एक समझौता हुआ, समझौता होने के बाद कहा गया कि इसका निर्माण जो है हम स्वदेशी रूप से भारत में करेंगे, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है भाई, तो कौन भाई, तो मेक इन इंडिया के तहत इसका शुरुआत किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय सेना के लिए ये सामग्री जो है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये एक ऐसी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसका मारक क्षमता अगर देखा जाए तो ये 300 किलोमीटर था, कितना भाई, तो 300 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। और इसमें एक खूबी और है कि इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से क्या किया जाएगा कि एक ही जगह से, कितना भाई, तो एक ही जगह से इसमें छोटे, बड़े और मध्यम वर्ग के जो है रॉकेट सिस्टम होगा इसमें, और वहां से ये लॉन्चिंग किया जा सकता है। यानी कि हम अगर दिल्ली से छोड़ते हैं तो ये जाकर कहाँ भाई, आपका ये आगरा में क्या हो सकता है कि मार सकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक और खूबी है कि ये आसमान की बात करेंगे तो ये क्या होता है, बाज की तरह तैरता रहता है। बाज की तरह तैरने के बाद क्या होता है, सटीक निशाना लगाता है। अगर जो हमारे दुश्मन का कहीं टैंक वगैरह होगा तो उसको सटीक निशाना लगाकर इसको वो विध्वंस कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिएगा, एक आपातकालीन स्थिति होती है, एक परंपरागत होती है। परंपरागत में ये होता है कि एक लंबा समय लग जाता है, यानी कि 1 से लेकर 3-4 साल तक लग जाता है किसी देश से हथियार खरीदने में या टैंक खरीदने में या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो उसको खरीदने में क्या लगता है, 3 से 4 साल लग जाता है। ठीक है, बहुत नियम होता है, कागज सब प्रकार के जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद होता है। लेकिन आपातकालीन स्थिति जो है उस स्थिति में कहा जाता है कि 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर जो है खरीद लिया जाता है। तो ये जो है जिस देश से भी हथियार खरीदा जाता है तो ये प्रणाली जो है अपनाई जाती है, ये भी आप नोट करके रखिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए भाई, नाइब लिमिटेड कंपनी है और भारत के और इजराइल के साथ ये समझौता किया, 293 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, और इसकी क्षमता, मारक क्षमता कितना है, 300 किलोमीटर तक ले ये मारक क्षमता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेनझाओ 23 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए
ये जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा भाई? तो चीन के द्वारा। चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसमें कहा गया है अंतरिक्ष में मानव को भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि ये मानव जो जाएंगे वहां पर इनके शरीर में देखा जाएगा कि किस प्रकार की चेंजिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उनके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तापमान जो है वहां पे सहन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो ये सभी प्रकार उनके शरीर के लिए ही गया है कि चेंजिंग किया जाएगा। और किस देश के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये चीन के द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजा गया। और चीन कह रहा है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वहां पर जो भी व्यक्ति गए हैं और उनके जाने के बाद उनके शरीर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है तो हम 2030 में, कब? तो 2030 में ये चंद भेजेंगे, चंद्रयान मिशन भेजेंगे, ये याद रखिएगा। कौन भाई? तो ये चीन भेजेगा, चंद्रमा पर मिशन भेजेगा 2030 में, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखा जाए, ए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस। आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, टाइप करिए। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसमें रूस नहीं शामिल है। ठीक है, क्या भाई? तो रूस नहीं शामिल है। अब ये क्वाड की बैठक, ये जो समूह था, इसको क्यों, क्या जरूरी पड़ गई थी कि बनाया गया था भाई? तो इसमें देखिएगा, इसमें 4 देश है। कौन कौन सा देश है भाई? तो 4 देश है। यहाँ पर देखा जाए तो जापान हो जाएगा, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखा जाए इस क्वाड समूह में 4 देश भाग लिए हैं। हिंद महासागर जो है, प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र जो है हिंद महासागर वाला, उस क्षेत्र में देखा गया कि चीन का जो है वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, यानी कि चीन की जो नेवी थी उसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। इनके वर्चस्व को कम करने के लिए ये चारों देश ने यह कदम उठाया और क्वाड की स्थापना किया। अब इसकी स्थापना कब होती है तो याद रखिए, और किस देश का ये सुझाव था तो याद रखिए, शिंजे आबे के नाम सुने होंगे, इन्हीं का ये सुझाव था, ये जापान के थे और उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। और इसका गठन की बात करेंगे कब किया जाता है तो 2017 में इसका स्थापना होती है। कब होती है? तो 2017 में इसकी स्थापना होती है। धर्म गार्जियन की बात, सॉरी, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है वो जापान और भारत के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा। धर्म गार्जियन जो है किसके किसके बीच युद्ध अभ्यास होता है तो भारत और जापान, भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प, टाइगर, ये किसके बाद? तो भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच होता है। मिलन, मिलन आपसे पूछ देगा तो ये किन 2 देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि जापान और भारत के बीच होता है। ठीक है, तो ये जो जो क्षेत्र हिंद महासागर, उस क्षेत्र में नेवी सेना जो थी इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, उसको कम करने के लिए ये लोग किया। साथ ही साथ अभी जो है नई दिल्ली की बात करेंगे, नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में 2026 का बैठक हुआ है, 2026 का बैठक हुआ है नई दिल्ली में। अब इसमें खास करके जो है रक्षा और व्यापार व्यापार और एआई संबंधित बातों पर विशेष करके बात चर्चा किया गया है इन चारों देशों के साथ। अब इन चारों देशों के देखा जाए तो विदेश मंत्री जो होते हैं वो लोग भाग लिए थे। भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे तो याद रखिएगा, कौन से भाई? तो वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर इन्होंने इसमें भाग लिया था। तो क्वाड में कौन कौन सा देश है ये आप जान गए। इसकी स्थापना कब होती है तो ये भी आप जान गए। किसके उद्देश्य के लिए? तो चीन के शक्ति जो बढ़ रही थी उसको कमजोर करने के लिए ये स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नेशनल सीनियर हेल्थ एंड फिटनेस डे कब का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिएगा, खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना या शिक्षा सुधार करना। तो याद रखिएगा ये किसका भाई हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं इन लोगों को कहा गया है कि आप जो है स्वास्थ्य, अगर जो आपको शरीर अच्छा रखना है, स्वास्थ्य रखना है तो आप जो है व्यायाम करना शुरू कर दिए, फिटनेस रखना था आप व्यायाम करना शुरू कर दिए।
कर दीजिए, ठीक है। तो यह जो है ये किसके द्वारा, तो नेशनल सीनियर हेल्थ जो है उसके द्वारा ये कहा गया है, मुख्य उद्देश्य है उसके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसकी शुरुआत जो होती है, फिटनेस जो होती है इसकी शुरुआत जो है एक, याद रखिएगा कब, तो 2017 में भी, 2017 में इसकी शुरुआत कर दिया जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। WHO के आप जानते ही हैं, WHO जो है इसमें स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को WHO के द्वारा कहा जाता है। और WHO की स्थापना कब हुई, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चल अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि 8 क्वेश्चन था। अगर ये आपको लगे कि इस हमारी जो वीडियो है यानी जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जय जोहार, जय बिहार।